तो मैथ्स की सीरीज़ के साथ हमारी स्टार्ट होती है पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th की सीरीज़, यानी हम सोशल साइंस की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए, ये हमारा क्विक रिवीजन होने वाला है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो डीप हम इसकी रीडिंग कर नहीं सकते, बट इसका ये जो नोट्स है इनको आप अच्छे से कवर कर लो, जिससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे। 1 मार्क्स के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है सत्ता की साझेदारी, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब किसी देश की सत्ता को विभिन्न स्तरों, संस्थाओं और समूहों के बीच बांट दिया जाता है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता मतलब क्या होती है? पावर। तो जब पावर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच बट जाती है, जो मिलकर सभी काम करते हैं, वही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, समाज के अंदर जितने भी संघर्ष होते हैं वो इससे कम हो जाते हैं, लोकतंत्र मजबूत बनता है, सभी वर्गों को बराबरी की भागीदारी मिलती है। इसके अलावा देश में एकता और स्थिरता बनी होती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों होती है। क्योंकि पता है कि संघर्ष जो होता है इससे कम हो जाता है, अलग अलग जितने भी वर्ग होते हैं उनके बीच जो भेदभाव होता है वो कम हो जाता है, सबके लिए बराबर कानून बनेंगे और जब बराबर की भागीदारी होगी तो देश में एकता बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्ता की साझेदारी के प्रकार क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम क्षैतिज सत्ता है, इसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। अभी विधायिका कौन होती है? जो हमारे लिए कानून बनाता है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका हमारे कानूनों की रक्षा करती है। अगर आपको लगता है कि हमारे कानूनों का हनन हो रहा है या आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम न्यायपालिका में जाकर उसकी अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी बनाए रखता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड होते हैं ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी। इसके अंदर जो पावर जो होती है, यानी जो सत्ता होती है, वो सरकार के स्तरों के बीच बटी होती है। यानी कि फर्स्ट पे आती है हमारी केंद्र सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है उसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार आती है, और फिर तीसरी हमारी आती है स्थानीय सरकार, जिसके अंदर हमारे पंचायत वर्ग और नगर पालिका ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट होती है सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी। विभिन्न धार्मिक, भाषाई, जातीय समूहों में सत्ता की भागीदारी दी जाती है, जैसे कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। अब देखो, ये बेल्जियम का क्या किस्सा है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं, जो कि अलग भाषा से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई अलग धर्म भी हो सकता है या जाति हो, उन सभी में सत्ता की जो भागीदारी होती है वो दी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे राजनीतिक दल और दबाव समूहों में भी सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी का मतलब इनके बीच भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो कैसे होती है? अलग अलग राजनीतिक दल और दबाव समूह भी सत्ता की साझेदारी करते हैं, यानी ये भी अपने बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये राजनीतिक दल क्या होते हैं? जो लोग चुनाव लड़ते हैं, देश के लिए सरकार बनाते हैं, वो होते हैं राजनीतिक दल। इसके अलावा दबाव समूह क्या होते हैं? अपनी किसी भी कार्यक्रम या किसी भी बात को मनवाने के लिए, किसी भी नीति को लागू करने के लिए सरकार के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो ग्रुप कहलाता है दबाव समूह। जैसे कि गठबंधन सरकार, ट्रेड यूनियन, दबाव समूह। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेल्जियम और श्रीलंका। अब थोड़ा सा हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं, 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो, बेल्जियम का अगर मैं बताऊं तो ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसने सत्ता की साझेदारी अपनाई थी। तो सत्ता की साझेदारी अपनाने से पहले वहाँ पे क्या इंसिडेंट होता है? डच, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 तरीके के वहाँ लोग रहते हैं, यानी ये भाषा है, 3 भाषा के ये लोग रहते हैं। जिसके अंदर जो हमारे डच भाषी लोग थे वो कमज़ोर थे, और फ्रेंच जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, यानी कि वो धनी लोग थे। तो फ्रेंच के लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, डच वालों को नहीं थे, जिस बात से डच वालों को क्या थी? नाराज़गी थी इस बात से। ठीक है, तो क्या किया बेल्जियम की सरकार ने? एक बीच का रास्ता अपनाया जिसको हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, यानी उसने पावर को कंट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे देश के अंदर शांति बनी रहेगी। तो देखो उसने क्या किया, ये आपका आ भी सकता है कि बेल्जियम की जो नया मॉडल जो उसने लाया था, या फिर उसने बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा कैसे किया। तो देखो, सबसे पहले तो उसने जो केंद्र में मंत्रियों की संख्या थी वो समान रख दी, यानी कि दोनों भाषाओं के मंत्री जो होंगे उनकी संख्या समान रहेगी। दूसरा उसने क्या किया, जो उसकी राजधानी ब्रसेल्स थी, इसके अंदर भी सेम मैटर था, तो उसने यहाँ की अलग सरकार बना दी, यानी ब्रसेल्स की अलग सरकार बनाई। और इसने एक और क्या काम किया? इसने एक काम किया
कि निचले स्तर की सरकार में, देखो केंद्र सरकार तो थी, राज्य सरकार भी थी, और तीसरे स्तर की यानी सामुदायिक सरकार बना दी जो निचले स्तर को बढ़ावा देगी, जिसका मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है। इससे क्या किया, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी अपनाकर अपने देश में शांति बना ली। इसी पैरेलल में अब आता है श्रीलंका। अब श्रीलंका में भी सेम केस देखा जाता है। वहाँ पे सिंहली समुदाय जो था वो सबसे ज़्यादा था, यानी सिंहली और तमिल जो लोग थे उनके बीच में ये गृह युद्ध होता है। अब देखो सिंहली लोग ज़्यादा थे, यानी बहुसंख्यक थे, जो ज़्यादा थे सिंहली ज़्यादा थे, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए। 1956 में वहाँ एक कानून बना दिया जिसके अंदर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, और तमिल लोगों को इस बात से नाराज़गी हुई। इसके अलावा जो भी स्कूल कॉलेज थे या जितने भी सरकारी दफ्तर थे वहाँ पे सिंहली लोगों को ही सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए, जबकि तमिल लोगों को इन सबसे वंचित किया गया। जिससे क्या हुआ, तमिल लोग भड़क गए, और इनके भड़कने से क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, इनके बीच संघर्ष हुआ। और वैसे फिर वही है, गृह युद्ध और संघर्ष होने से श्रीलंका को नुकसान हुआ, यानी कि इन्होंने सत्ता की साझेदारी नहीं अपनाई, ठीक है। और बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी अपनाकर अपने देश के अंदर शांति लाई। तो इसलिए इससे यही डिफरेंस समझ में आता है जो हमने फर्स्ट पे किया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बंटवारा करने से हमारे काम डिवाइड हो जाते हैं और हम अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, बट एक दूसरे के कंट्रोल में रह के। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये हुआ था 1948 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये चैप्टर आपका इतना सही था, सत्ता की साझेदारी में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने कवर करा दी है। इन्हीं को आप अच्छे से कर लेना। अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो इन्हीं पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना, तो आपका एग्ज़ाम चला जाएगा। इसके बाद हम 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है, तो हमने अभी देखा कि देश के बीच या सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है अलग अलग स्तरों पे, उसी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये मैंने बताया यूरोप महाद्वीप में है। श्रीलंका का प्रमुख समुदाय कौन सा था, सिंहली समुदाय था जो बहुसंख्यक था, और उसी ने ही सभी अधिकार प्राप्त किए जिसके कारण तमिल लोग जो थे नाराज़ हो गए थे। इसके बाद है क्षैतिज जो सत्ता की साझेदारी है उसका उदाहरण दीजिए। तो देखो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसी को हम क्षैतिज सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसके अलावा बताना है सामुदायिक सरकार किस देश में है, तो वो किस में है, बेल्जियम के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी क्या होती है, तो जब सत्ता का बंटवारा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में हो जाते हैं तो वो कौन सी साझेदारी कहलाती है, ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी। इसके अलावा न्यायपालिका, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है, कानूनों की व्याख्या करना, न्याय देना, और बाकी जो भी हमारे दो पार्ट्स है विधायिका और कार्यपालिका के बीच नियंत्रण बनाए रखना और उनके बीच संतुलन बनाए रखना। इसके अलावा विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे टकराव कम हो जाते हैं, लोकतंत्र मजबूत बनता है, गृह युद्ध नहीं होता, यानी देश में शांति बनी रहती है, देश में एकता भी बनी रहती है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, तो इतना आपको ये अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप ये भी कवर कर लोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो गई है पॉलिटिकल साइंस की, तो डेली का एक वीडियो आपको मिलेगा और आप इनको अच्छे से कवर करते चलना। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर